अवनी उसे जाते हुए देखकर नम आँखों से कहती है, मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर मैं उनकी खुद की बेटी नहीं हूँ तो वह भला क्यों दर्द सहेंगे, और तुम मुझे इतना दर्द क्यों दे रहे हो। एक पल के लिए इतना अच्छा और एक ही पल में इतने बड़े शैतान तुम कैसे बन सकते हो। यह तुम्हारी फितरत ही ऐसी है। पहले दर्द देकर उसमें मलहम लगाना, उसके बाद फिर उसी जख्म को और गहराई से कुरेदना। टेला आते हुए कहती है, वह ऐसा ही है, एक पल में अच्छा तो एक पल में बुरा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दे रही हूँ, वह जितना अच्छा है उतना ही 100 गुना ज़्यादा बुरा है। इसलिए उससे जितना दूर हो सके उतना रहने की कोशिश करना, क्योंकि अगर एक बार उसने तुम्हारी ज़िंदगी में एंट्री ले ली तो तुम चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकती, और ना वह तुम्हें खुद से दूर जाने देगा। जाओ, जाकर कपड़े बदल लो। कितनी गंदी हो गई हो तुम, बदबू है तुम्हारे अंदर से आ रही है। यूँ कहकर वह अपनी नाक सिकोड़ती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अवनी पहले अपने आप को देखती है, फिर अपने आप को सूंघ कर देखती है। तब उसे पता चलता है कि सच में उसके अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। वह खुद से बोलते हुए बाथरूम की चली जाती है और बेड के दिए सेट को पहनकर बाहर आती है, जो उसके घुटनों के थोड़ा नीचे था। वह उस सेट को देखते हुए कहती है, क्या मैं इतनी छोटी हूँ कि उसका सेट मेरे में इतना बड़ा हो रहा है, या फिर वह कुछ ज़्यादा ही बड़ा है मुझसे। सोचते हुए वह कमरे से बाहर नीचे आ जाती है तो देखती है वहाँ से 10 से 15 लोग बेड के आगे सिर झुकाकर खड़े हुए थे। वहीं पिलर के पीछे छिप जाती है। बेद को उसके आने की आहट का अंदाज हो गया था। वह अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देख कर कहता है, तेजा, मैंने तुम्हें क्यों रखा है, ताकि यह सभी अपनी मनमर्जी कर सकें, या फिर तुम इन्हें संभाल सको। तेजा डरते हुए कहता है, मास्टर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें बहुत ज़रूरत है खून की। अगर हम खून नहीं पिएंगे तो हम सब मर जाएंगे। वेद अपने जगह से खड़ा होता है और उसकी तरफ एक चाबी फेंकते हुए कहता है, यह ब्लड बैंक की है, इसे लो और वापस जाओ कॉटेज में। वहाँ पर मैंने ब्लड बैंक का इंतज़ाम कर रखा है, जिसमें 1 महीने के लिए ब्लड का अरेंज है। अगर मैंने दोबारा यह अफवाह सुनी या फिर मीडिया में यह बात आई कि लोग गायब हो रहे हैं और उनकी लाशें मिल रही हैं, तो मैं तुम सबको खुद अपने हाथों से ही मार डालूँगा। अवनी उन सब की बातें नहीं सुन पा रही थी, लेकिन वह वेद का एक्सप्रेशन देख के बता सकती थी कि वेद काफ़ी गुस्से में था। वह डरी सहमी सी वहीं पर खड़ी रहती है। वेद तेजा की तरफ देख कर कहता है, और कुछ कहना है तुम्हें? तेजा डरते हुए कहता है, मास्टर, कोई आया है जो आपके दामन पर कीचड़ उछाल रहा है। उसका कहना है कि आप सिर्फ एक घमंडी प्रिंस हैं, जिसे अपने लोगों से, अपने काम से कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ अपने आप से ही मतलब रखता है। वेद उसके पास जाता है
और उसके गले को पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है, तो तुम्हें मैंने किस लिए रखा है? हाँ, सिर्फ खून पीने के लिए या फिर तलवार चाटने के लिए और लोगों की बात सुनकर सर झुकाकर मेरे को सुनाने के लिए? हाँ, यह सारी खबरें अगर डैड के पास गईं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? यह कहकर वह उसे हवा में ही उछाल देता है। सभी लोग डरे सहमे से उसकी तरफ देख रहे थे। वेद गुर्राते हुए कहता है, दफा हो जाओ सब के सब यहाँ से। उसके कहते ही जितने भी लोग थे वह सभी 9-2-11 हो जाते हैं। वो उसके बाद वेद वापस उस सोफे पर बैठते हुए कहता है, छोटी चूहिया, वहाँ पर खड़े बातें सुनना बंद करो और यहाँ पर आओ। ऑनी जब सुनती है कि वेद उसे बुला रहा है तो वह डर से कांपते हुए वहीं जम जाती है। वेद इस बार तेज आवाज में कहता है, तुम आ रही हो या मैं आऊँ? ऑनी फुल स्पीड से उसके पास हाजिर हो जाती है। वेद उसकी स्पीड देखकर कहता है, तुम तो मैराथन का रेस दौड़ लिया, बहुत अच्छा। उसके बाद वह ऑनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, इधर आओ। ऑनी धीरे कदमों से उसके पास जाती है तो वेद उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसको गोद में अपने बैठाकर उसके कमर को चारों तरफ से अपना हाथ में लेते हुए कहता है, गुड गर्ल, वैसे इस काले रंग की शर्ट में तुम काफ़ी हॉट लग रही हो। कहीं मेरी नीयत ना बिगड़ जाए, इसलिए मुझसे ज़रा बच के रहना, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। कहते हुए वह उसके जांघ को सहला रहा था। उसके बाद उसे अपने सामने रखे कॉफ़ी टेबल पर बैठ आते हुए कहता है, जहाँ तक तुम्हें पता होगा तुम मेरी गुलाम हो तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मेरा वह हर एक काम करना होगा जो मेरे नौकर करेंगे। तुम मेरे कमरे की सफाई करोगी और मेरे लिए खाना भी बनाओगी और मेरे साथ मेरा असिस्टेंट बनके कॉलेज जाओगी, ठीक है? ऑनी जल्दी से अपना सिर हिला देती है। उसे देखकर वेद मुस्कुरा देता है और एक झटके से उसे पकड़कर अपनी उंगली नीचे ले जाते हुए कहता है, तुम सच में एक मलाई हो, एकदम से सॉफ्ट। उसका हाथ जैसे ही ऑनी के उभरे हुए होठों पर पड़ती है तो ऑनी एकदम से सिरह उठती है। वहीं वेद उसकी तरफ देख कर कहता है, क्या तुम वर्जन हो? ऑनी गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसे धक्का देते हुए कहती है, व्हाट द हेल इज दिस? बदतमीजी, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बात करने का, यू लॉयल बास्टर्ड। वेद गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसके कमर में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसे ना जाने कितनी लड़कियों को यहाँ पर लाकर पटक सकता हूँ, समझी? लेकिन मैंने तुम्हें चुना अपने लिए, इस बात पर तुम्हें नाज होना चाहिए और तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। यह कहकर उसके लिप्स पर किस करता है और बार बार उसे काटने लगता है, जिससे ऑनी को बहुत दर्द हो रहा था। वेद एक हाथ से उसके कमर के पास के 2 बटन खोल देता है और अपना हाथ उसके कमर पर रखकर उसके सहलाने लगता है। ऑनी रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, यह सब मत करो मेरे साथ प्लीज़।
वेद एक गहरी सांस लेता है और उसे खुद से दूर ढकेल देता है और फिर उसे कहता है, अपने काम पर लग जाओ। यह कहकर वह वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। अवनी सिसकते हुए किचन की तरफ चली जाती है क्योंकि डिनर का वक्त होने वाला था। उधर कपूर इंडस्ट्री में सब लोग अभिनय की बहुत तारीफ कर रहे थे क्योंकि अभिनय भले ही एक प्लेबॉय था लेकिन उसका अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। उसने आते ही अपना काम संभाल लिया था। उज्ज्वल उसे लगातार घूरे जा रहा था और अभिनव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि यश ने अभिनय की काफ़ी तारीफ की थी जो कि आज तक उसने कभी उज्ज्वल की नहीं की थी। इस बात से उज्ज्वल नाराज था। उज्ज्वल दनदनाते हुए अभिनय के केबिन में जाता है और फिर अपना हाथ उसके टेबल पर पटकते हुए कहता है, दिस इज नॉट फेयर भाई। आपको शर्म नहीं आती? अपने भाई का हक छीनते हुए आपके कारण सब मुझे आपसे कम समझ रहे हैं। अभिनय उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है, तो तू भला क्यों इतना जलस फील कर रहा है? चल, वैसे भी ऑफिस ओवर ख़त्म हो चुका है, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। उज्ज्वल जो कुछ देर पहले अभिनय से नाराज था वह चहकते हुए कहता है, क्या सच में मुझे दिल्ली का एक फेमस क्लब पता है? चलो वहीं चलते हैं। अभिनय कहता है, कहीं वह क्लब तो नहीं जहाँ पर डैड फर्स्ट टाइम मॉम से मिले थे? उज्ज्वल कहता है, नहीं भाई, यह नया है। अभिनय कहता है, ठीक है, मैं वीर को भी बुला लाता हूँ। तो उज्ज्वल कहता है, ओके। अभिनय वीर को बुलाता है लेकिन वीर आने से मना कर देता है क्योंकि वह अभी हिल में था। वहाँ पर बहुत सारा काम जो पेंडिंग पर पड़ा हुआ था वह उसे कंप्लीट करना था, जिसमें वेद उसकी हेल्प कर रहा था और शौर अपने सिंघानिया स्टेज में बैठा हुआ था, जिस कारण अभिनय और उज्ज्वल ही क्लब के लिए निकल जाते हैं। हेल मेंशन इधर अवनी नींद में बार बार पलट रही थी क्योंकि उसे बेड बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था। वह गुस्से से कहती है, यार इतनी रात हो गई है और यह बेड कितना हार्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लोहे में सुला दिया गया है। क्या करूं? क्या पता कोई दूसरे कमरे पर कोई अच्छा सा बेड मिल जाए। यह कहकर वह अपने बिस्तर से उठती है और दबे पांव कमरा खोजने लगती है। तभी उसे अपने बगल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ नजर आता है। वह वहां देखती है और खुद से कहती है, यह कमरा तो मेरे कमरे से भी डरावना है, लेकिन इसका बिस्तर बहुत नरम नज़र आ रहा है और लगता नहीं है कि यहाँ कोई रहता होगा। यहीं पर सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। यह कहकर वो वासी लेते हुए उस बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और ब्लैंकेट को पूरा सिर तक ओढ़ लेती है। अवनी नींद की हालत में बिना बिस्तर में यह जांचे कि कोई सोया हुआ है या यह किसी और का कमरा है, सीधा सो जाती है। कुछ देर बाद वेद कंपनी से वापस आता है तो देखता है उसके बिस्तर पर कोई सोया हुआ है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह गुस्से से अपने बिस्तर के पास जाता है तो देखता है अवनी एक छोटी बच्ची की तरह दुबक कर अपने दोनों हाथ अपने गाल के नीचे रखकर सो रही थी। एक पल के लिए तो वेद भी उसे बस देखता ही रह गया।
फिर वापस अपने होश में आकर उसके ब्लैंकेट को उसके ऊपर से हटा देता है और उसके बाजुओं को कस के पकड़ते हुए उठाकर कहता है, चूहिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में और मेरे बिस्तर पर सोने की। आलस में अवनी कहती है, मुझे सोना है, यह बहुत अच्छा है, एकदम मुलायम। कहकर वह अपने हाथ उसके गाल के नीचे रखकर वापस से लेटने लगती है।